आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, किसी भी देश को चलाने के लिए एक इनकम की आवश्यकता होती है, वो इनकम ही राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना आज का ये टॉपिक शुरू करें, ये जानना बेहद आवश्यक है कि अगर कोई भी इंसान कोई संस्था चलाता है, या अगर हम एक छोटा सा ही एग्जांपल लें, अपने परिवार को चलाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक इनकम ज़रूर हो। उसके अभाव में वो अपनी ज़रूरतों का कोई भी सामान ना तो कभी खरीद पाएगा, ना ही कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। तो इसी प्रकार एक देश के पास भी राष्ट्रीय आय का होना बेहद आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, जब भी स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ने बैठते हैं तो वो अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि राष्ट्रीय आय में जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। तो हम अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा ये कन्फ्यूजन कम करने का प्रयत्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से अभिप्राय अर्थव्यवस्था द्वारा संपूर्ण वर्ष के समय में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्यों के योग से होता है, जिसमें विदेशों द्वारा अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण वर्ष से यहाँ तात्पर्य है कि आप ये सब जानते हैं कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है, यानी हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। तो जो नेशनल इनकम की काउंटिंग होगी, जो उसका हिसाब लगाया जाता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के भीतर जो भी लेन देन, जो भी इनकम, प्रॉफिट, लॉस होते हैं, उसी के आधार पर लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें ना केवल देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर होने वाले लाभ को जोड़ा जाता है, बल्कि जो विदेशों से प्राप्त हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो हमें आय प्राप्त होने वाली है, उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। वो भी हमारी नेशनल इनकम का ही हिस्सा होता है। आगे, दूसरे शब्दों में, किसी भी देश के एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स कि किसी भी सेवाओं का, वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है, उनका जो मूल्य होगा, उनकी जो प्राइस होगा, उन सभी के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं फ्रेंड्स कितने प्रकार की है, किन किन अवधारणाओं को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले इसमें निम्न प्रकार की अवधारणाएं बताई जा सकती हैं, जिनमें सबसे पहला जो आता है वो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में फ्रेंड्स हम अभी आने वाले इसी वीडियो के इसी पार्ट में जानेंगे। अगला सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। इसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रॉफिट एनएनपी। और लास्ट में राष्ट्रीय आय, जो कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय बनेगी, वो नेशनल इनकम। इसके अलावा 2 प्रकार की आय और भी बताई जा सकती है, जिनमें पहली व्यक्ति का आय, पर्सनल इनकम, और दूसरी प्रति व्यक्ति का आय यानी पर पर्सन इनकम। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में। जीडीपी फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसे समझने में गलती कर देते हैं। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उसके संसाधनों द्वारा उत्पादित या अर्जित आय के समग्र योग को सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी कहा जाता है। इस बात को फ्रेंड्स ध्यान से समझें। भौगोलिक सीमाएं यानी जो देश की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उन सीमाओं के भीतर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन मनुष्य द्वारा यानी उस देश की जनता द्वारा बनाए गए हैं, नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उन संस्थाओं में, उन सभी संगठनों में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी सेवाएं, वस्तुएं जो भी निर्मित होती हैं, उन सभी के यानी बेचने से, खरीदने से जो लाभ होता है, उस लाभ के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी कहा जाता है। इसमें विदेशों से अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जीडीपी में केवल देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जो प्रॉफिट हो रहा है, केवल उसी को काउंट किया जाएगा।
विदेशों से जो अर्जित आय है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को घटा दें तो हमें जीडीपी ज्ञात हो जाती है। यानी सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। फ्रेंड्स, यानी जीडीपी जो होगी वो नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनमें से जो माइनस होगी विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, उसे माइनस करने के बाद जीडीपी हमें ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत उत्पादित अथवा अर्जित कुछ उत्पाद को जीएनपी के अंतर्गत रखा जाता है। इसका तात्पर्य कि किसी भी देश के जो नागरिक है, चाहे वो अपने देश में रहकर काम करें या किसी दूसरे देश में जाकर, उन लोगों के द्वारा जो भी अर्जित आय है उस सभी को पूरे को जीएनपी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम जीएनपी की गणना करते हैं, किसी भी देश के नागरिक, वह नागरिक जो सेवाएं विदेशों में जाकर अपने उत्पाद से आय अर्जित कर रहे हैं, उन सभी के योग को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति जो देश के भीतर होने के साथ साथ विदेशों में जाकर भी अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और उनसे कोई आय अर्जित कर रहा है, तो वो सभी उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत ही आएंगे और उनसे अर्जित आय को सकल राष्ट्रीय आय इसमें काउंट किया जाएगा। इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इसे ज्ञात करने का वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। यानी इसमें जीडीपी के साथ साथ जो प्रॉफिट हमें विदेशों से प्राप्त हो रहा है, जो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा ही वहाँ अर्जित किया जा रहा है, उसको भी इसमें जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत अर्थात मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। फ्रेंड्स, मूल्य ह्रास यानी जो पूंजी स्टॉक की खपत है, किसी भी काम को करने में जो खर्चा आता है उसे मूल्य ह्रास या पूंजी स्टॉक की खपत कहा जाता है। इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होगी वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से पूंजी स्टॉक की खपत को माइनस करने के बाद हमें ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अब फाइनली बनता है नेशनल इनकम। इसका हम कैसे अनुमान लगाते हैं? किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते समय उनके लागत मूल्य के साथ कुछ अतिरिक्त कर का भुगतान करना होता है, जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार लागत मूल्य में कर को और लाभांश को जोड़कर किसी भी वस्तु का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से समझें कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उस वस्तु में एक तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कितने में वो वस्तु बनकर तैयार हुई है, उसके साथ जो टैक्स गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो यानी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, उसके साथ उसमें लाभांश का कुछ प्रतिशत जोड़कर तब उस वस्तु का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदने जाएंगे, ये सारी बातें उसमें हमें ज़रूर मिलेंगी। तो इसके बाद किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित किया गया उसमें क्या क्या शामिल हुआ? सबसे पहले उसकी लागत मूल्य, उसमें कर और उसके बाद एक लाभांश का कुछ हिस्सा उसमें शामिल किया गया। इन सभी को जोड़कर उसका मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य निर्धारित किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स आगे है इसमें, अतः एनएनपी दो प्रकार से ज्ञात की जाती है, एक तो वस्तुओं और सेवाओं के बाजार कीमतों पर और दूसरी कुल उत्पत्ति और साधन लागत के रूप में। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम देश की राष्ट्रीय आय के बारे में ज्ञात कर रहे हैं तो वो दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो उसकी बाजार कीमतों पर या फिर जो उसकी लागत यानी जितने में वो वस्तु बनकर तैयार हुई है उस पर। इसीलिए जब एनएनपी का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाता है तो इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि जब किसी वस्तु को हम उसके आधार पर उसकी राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी निकालेंगे तो
तो उसमें हमें ये पता करना होगा कि वो वस्तु कितने में बनकर तैयार हुई है, और उसके बाद ही हम किसी भी वस्तु से देश की राष्ट्रीय आय निकाल पाएंगे। इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो टैक्स उस पर लगे हुए हैं, उनको अगर हम हटा देंगे तो हमें आसानी से जो उसका लागत मूल्य है वो हमें पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य इसमें लाभांश का भी प्रतिशत जोड़ लिया गया है। इसके बाद आगे आता है वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम। वह आय जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है उसे ही व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों को, सामाजिक और सरकारी भुगतानों को घटाकर उसमें सरकार से प्राप्त कुल शुद्ध ब्याज को जोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, जब हम किसी की पर्सनल इनकम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो किसी व्यक्ति की इनकम है, जो उसमें से जो टैक्सेस वो पे कर रहा है, यानी कि जो सामान उसे खरीदने हैं, जो सुविधाएं उसे प्राप्त करनी है, उन सभी को वो जो मूल्य है उन्हें हटाकर और सरकार से जो किसी रूप में उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है, जो बैंक में या कैसे ही किसी बीमा पॉलिसी पर कहीं भी उसे प्राप्त हो रहा है, वो सारा उसमें जोड़कर उसकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल इनकम की जानकारी ले ली जाती है। इसके बाद आगे आता है प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय से मतलब कि देश में जितने व्यक्ति हैं उनमें से प्रत्येक की क्या इनकम है, क्या आय है, तो उसे ज्ञात करने के लिए जो देश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से उसको राष्ट्रीय आय में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जो आप ध्यान रखें, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा $800 से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्रों को ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ये कि किसी भी देश को जब अपने संसाधनों में कुछ वृद्धि करनी होती है, कुछ बनाना होता है, और उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो अपनी मदद से खुद उस देश की कोई भी नई चीज़ वो शुरू कर पाए, तो ऐसे में उसे वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व स्तर पर ब्याज पर किसी भी किस्म का ऋण लेना पड़ता है। और अगर उसकी जो नेशनल इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय है वो $800 प्रति व्यक्ति से कम है, तो उसको जो भी ब्याज मिलेगा विश्व संगठन पर उसे वो बिना ब्याज के मिलेगा। इसीलिए ये बात ध्यान रखने वाली है कि $800 कम प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्रों को ब्याज रहित ऋण मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा जो टॉपिक हमने आप सभी के लिए लेकर आए वो क्लियर हो पाया हो। इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी वीडियो के बारे में आप हमसे कुछ भी कहना चाहें, शेयर करना चाहें तो प्लीज़ हमसे ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।